हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर JEE एडवांस 2021 एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री का पेपर 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन आपको इस वीडियो लेक्चर में अवेलेबल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका सेक्शन 1 का जो आपके सामने है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन के बाद मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था कहीं ना कहीं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एल्काइन से, हाइड्रोकार्बन पोर्शन से आपके पास NaNH2 दिया है, सोडियम अमाइड दिया है इन लिक्विड अमोनिया, यस, और आपके पास एल्काइन भी दिया है। अब यहां पर आपके पास दो प्रकार के एल्काइंस है, टर्मिनल एल्काइंस है, यहां पर आपके पास टर्मिनल एल्काइन भी है और आपके पास बीच में भी एल्काइन है कार्बन चेन के, ठीक है। बोल सकते हैं मिड में भी एक एल्काइन आपके पास कार्बन चेन के। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास जो NaNH2 और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है, ये बहुत ही स्मार्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं आपको बताऊं, लिंडलार कैटलिस्ट भी आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसका काम होता है पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका काम होता है आपके पास पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन, जो हम आपके क्लासरूम में भी पढ़ाया जाता है आपको। ये आपके पास पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लिंडलार और इसमें डिफरेंस होता है कि लिंडलार कैटलिस्ट में पार्शियल रिडक्शन के बाद एल्काइन से एल्कीन तो बनता है, लेकिन वहां पर क्या होता है? सिन एडिशन होता है। और यहां पर क्या होता है आपके पास? यहां पर आपके पास ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। वहां पर सिन और यहां पर सिस बनेगा और यहां पर क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा। दोनों पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन है, दोनों में एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यह खासियत होती है मिड एल्काइन के लिए, ठीक है। ये मिड एल्काइन के लिए होता है जो चीन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आए। अगर मैं बात करूं ये टर्मिनल एल्काइन की, तो भाई टर्मिनल एल्काइन पे लगा हुआ हाइड्रोजन तो एसिडिक होता है। टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक, आप जानते हैं, यस नो। तो NH2 माइनस बढ़िया बेस है, यहां तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, कुछ होगा ही नहीं। ट्रिपल बॉन्ड एज सच रहने वाला है, बाकी कोई कंडीशन रिएक्शन में गिवन नहीं है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल वाले पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा भी, तो वहां पर एसिड बेस होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। मिड वाले पे हाँ रिडक्शन हो जाएगा, पार्शियल रिडक्शन, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 पॉसिबल नहीं है। टर्मिनल एल्काइन के साथ तो उसे बेस की तरह बिहेव करना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, यहां पर रिडक्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 को अगर हम देखें, बी नीचे वाला है हमारे पास, देखो टर्मिनल वाले पे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं किया, उसके बाद इसका रिडक्शन कर दिया और यहां पर जो एल्कीन बना है, एल्कीन को भी अगर आप चेक करें तो भाई दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड हैं। क्या ये ट्रांस एल्कीन बना है? क्या कंडीशन के अप्रोप्रिएट है? यस। इसका मतलब क्योंकि सिंगल करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी सही है। सी को देख लो भाई, यहां पर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड सिस बना दिया, ये तो लिंडलार कैटलिस्ट बनाएगा, ये आपके पास सोडियम अमाइड नहीं बनाएगा, और दोनों का तो रिडक्शन हो नहीं सकता। इसका मतलब अप्रोप्रिएट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ये वाला आंसर है। समझ में आ गया? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, और पर लेकिन थोड़ा सा आपको समझदारी से इसमें आंसर चूज करने थे क्वेश्चन के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अमंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आपके पास क्वेश्चन आया है, कन्फर्मर से क्वेश्चन आया हुआ आपके पास, कन्फर्मर से क्वेश्चन था आपके पास। तो अमंग द फॉलोइंग द कन्फर्मेशन दैट करस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ मीजोब्यूटेन 2,3 डायोल। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो तब आप आंसर दे पाएंगे। मीजोब्यूटेन 2,3 डायोल, अगर मैं आपसे बोलूं मीजोब्यूटेन 2,3 डायोल, उसमें भी मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है, तो कई बार क्या होता है कि हम मीजो नहीं पढ़ते, हम मोस्ट स्टेबल खोजने लग जाते हैं, ठीक है। अब आप मोस्ट स्टेबल की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 2 OH लगे हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अप्रोप्रिएट फैक्टर होगा स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए, तो आप बोलेंगे यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसलिए आप आंसर चेक नहीं कर सकते, आपको मीजो भी देखना है, मीजोब्यूटेन 2,3 डायोल। अब मैं आपको जरा एक बार चेक करके बताता हूं कैसे देखना है। यह आपके पास न्यूमान प्रोजेक्शन है। अगर मैं आपके पास न्यूमान को मैं ले लूं सोहर्स में, तो सोहर्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला के अंदर मैं लेट अस सपोज यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, और यहां पर HOH और यहां पर आ जाएगा Me, ये हो गया आपके पास सोहर्स। अगर मुझे इसका फिशर बनाना हो, देखो फिशर में ही देख पाऊंगा मैं, आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिशर बनाता हूं मैं इसका जरा फिशर। तो फिशर बना लेते हैं, यहां से चलते हैं OH ऊपर और Me नीचे, तो यहां पर OH ऊपर है, Me नीचे, फिशर रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब इस सेंटर का रिप्रेजेंटेशन तो हमारा, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है इस क्वेश्चन के लिए। आप कैसे देखेंगे? कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैसे कन्वर्ट करें सोहर्स को फिशर में। बहुत बढ़िया दिखाऊं, एक्चुअल में मॉलिक्यूल आपको जैसा दिख रहा हो ना, वैसे आप मॉलिक्यूल को देखिए। तो मैं आपको तरीका सिखाता हूं एक। देखिए ये एक वी है, अगर आप इस वी को नीचे से देखोगे, इमेजिन करो ये आपकी तरफ है वी, आप इसको नीचे से देखिए,
तो आपके पास एक आपके राइट हैंड पे होगा, एक आपके लेफ्ट हैंड पे होगा। आप नीचे से इसको देख रहे हैं वी को, नीचे से देख रहे हैं वी को, आप ध्यान से सुनिएगा। नीचे से अगर आप वी को देखोगे तो आपका मिथाइल आपके राइट हैंड पे होगा, एच आपका लेफ्ट हैंड पे होगा, कहीं ना कहीं मिथाइल आपके राइट हैंड पे होगा और एच आपके लेफ्ट हैंड पे होगा। इसी प्रकार से एक वी यहां पर भी है, वो वी ऊपर की तरफ है, उसको ऊपर से नीचे देखिए, आप 3D में इमेजिन कीजिए, जैसा मॉलिक्यूल दिखे वैसा ही ड्रॉ कर दीजिए। ऊपर से देखिए तो आपके पास देखा एच एक साइड है, ओ एच एक साइड है, क्लियर, वी बन रहा है ना, वी, एच एक साइड, ओ एच एक साइड। ऊपर से देखिए तो एच आपका राइट साइड होगा, एच आपका राइट साइड होगा, ओ एच आपका लेफ्ट साइड होगा। बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इस बात को थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट कर लेते हैं और चेक करते हैं यहां पर कि ये मीजो है कि नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्टेबल तो ये होगा ही होगा। अब जरा चेक कर लेते हैं मीजो है कि नहीं, तो मीजो बना देते हैं, इसको आसानी से बना देंगे, बन जाएगा। क्या कीजिए, इन दोनों में एक इंटरचेंज कीजिए। अगर आप वन इंटरचेंज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टीरियो सेंटर पर, तो यहां पर एमई, यहां पर ओएच, यहां पर एच, नीचे वाले में हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने वन इंटरचेंज किया। अभी तो किसी एक कायरल सेंटर पे वन इंटरचेंज मतलब क्या होता है, एनेंशियोमर, मतलब मुझे इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करना चाहिए। अगर मुझे आइडेंटिकल चाहिए तो एक और इंटरचेंज करो उसी सेंटर पर, तो सेकंड इंटरचेंज कीजिए, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज से आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आएगा। इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए आपस में। अगर इन दोनों उसी कायरल सेंटर पे एक और इंटरचेंज आपने किया, यहां पर OH आ गया, यहां पर H आ गया, OH H आ गया और Me आ गया, क्या ये जो है मेरे पास फिशर वाला, ये जो पहले बना था, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे? बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि मैंने इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस किए हैं। एक ही बात है, चेक कीजिए, देखिए दो कायरल सेंटर, एक से ज्यादा कायरल सेंटर, साथ में बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रही है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये मीजो फॉर्म है, मीजो कंपाउंड है। मोर देन वन कायरल सेंटर विद प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये मीजो कंपाउंड है। तो मीजो ब्यूटेन 2,3 डायोल भी बना दिया हमने, और उसका मोस्ट स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू यही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये पूरी अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, डिटेल्ड अप्रोच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल करेक्ट आंसर था, बिल्कुल सही आंसर है, हो गया। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका भी, बॉम्बे, बी ऑप्शन। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में आप चाहो तो अपने तरीके से भी फिशर बना सकते हो। मैंने आपको एक और तरीका ऐड करवा दिया कि इस तरह से भी फिशर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 सिंगल करेक्ट का आपके पास दिया है। क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर हमारे पास है एक सॉल्ट का, मेड अप ऑफ कैटायन X एंड एनायन Y। ये सॉल्ट जो है कैटायन X से और एनायन Y से मिलकर बना है, ठीक है, आपको दिया हुआ है। आयंस ऑफ ओनली वन फेस आर शोन फॉर क्लैरिटी। ये जो आयंस है एक ही फेस पर दिए हैं क्लैरिटी के लिए, बाकी सब जगह पर भी ऐसा ही अरेंजमेंट है। उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में ऐसा, एक ही फेस इसलिए दिया है ताकि आपको क्लियर दिखे। द पैकिंग फ्रैक्शन इज अप्रोक्सीमेटली, पैकिंग फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, और पैकिंग फ्रैक्शन जो है पैकिंग एफिशिएंसी बाय 100 होता ही होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस क्वेश्चन को जरा स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के थियरी के हिसाब से। जरा मुझे बताएंगे आप लोग, आप ये इसको जरा ध्यान से देखिए। तो एक फेस पर कॉर्नर पे सिर्फ क्या है, कॉर्नर पे Y है, और Y क्या है, एनायन। मतलब आपके पास कॉर्नर पे Y है और Y आपके पास क्या है, एनायन है। और आपके पास फेस सेंटर पे, ध्यान से देखिए, फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे आपके पास X है, और X आपके पास क्या है, X आपके पास कैटायन है। फेस के सेंटर पे आपके पास X है और X आपके पास कैटायन है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं एक बात, आप मुझे बताइए, ये जो एज है, एज, ये एज आपको दिख रहा है, एज, एज की लंबाई मान लीजिए A है। तो ये जो एज लेंथ है आपके पास, एज की लंबाई जो आपके पास A, वहां पर एज पर जो दो Y मतलब एनायन आपस में टच हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, मतलब इसकी रेडियस अगर RY, इसकी भी RY होगी, तो एज लेंथ बराबर हो जाएगा 2 इंटू रेडियस ऑफ RY, Y एनायन है। हो गया, हो गया बढ़िया तरीके से। एज लेंथ मुझे पता चल गया, रेडियस ऑफ RY के बराबर। अच्छा, ये अगर मैं मान लू आपके पास एक इसका डायगोनल है, फेस डायगोनल, ध्यान से देखिएगा, अगर ये इसका फेस डायगोनल है, क्वेश्चन के हिसाब से मैं ऐसे ले लेता हूं फेस डायगोनल, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट नहीं दिख रहा है मुझे यहां पर, तो मैं इसको ऐसा ले लेता हूं फेस डायगोनल। तो ध्यान से देखिए, ये भी A है और ये भी एज लेंथ A ही होगी, क्योंकि ये क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा, तो फेस डायगोनल की जो लंबाई होगी वो √2a हो जाएगी। अरे भाई, हमें पता है कि ये एज लेंथ A है, ये भी एज लेंथ A है, पाइथागोरस लगाओगे, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, तो आपके पास
ये जो डायगोनल है इसकी लंबाई आपके पास कितनी आ जाएगी बताइए मुझे, डायगोनल की लंबाई आपके पास कितनी आ जाएगी बताइए मुझे, √2a। अब ध्यान से देखिएगा, √2a तो डायगोनल की लंबाई है, अगर ये दोनों a हैं तो बहुत बढ़िया। पर डायगोनल पे आपके पास देखिए ध्यान से कौन कौन है, एक y है, मतलब ये रेडियस ऑफ y, पूरा का पूरा x है, मतलब 2 टाइम्स, पूरा x का मतलब क्या है, पूरा एक इतना y है और पूरा x है आपके पास और इतना y है, तो ये हो जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ y, ये हो जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ x, रेडियस ऑफ x अगेन हो जाएगा रेडियस ऑफ y। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो आपका बॉडी डायगोनल, जो सॉरी फेस डायगोनल है, वो कहीं ना कहीं आपके पास हो गया 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ y प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ x के बराबर। हम जानते हैं वैसे भी फेस डायगोनल एफसीसी के अंदर 4r के बराबर होता है, यहां पर दोनों अलग अलग दिए हुए हैं कैटायन एनायन, तो हम इस तरह से ले लेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे पास ऐसा आ गया √2 इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ y प्लस 2 इंटू रेडियस ऑफ x मेरे पास आ गया अच्छी तरह से। अब मुझे बताइए रेडियस ऑफ y बराबर क्या है, a/2 एज लेंथ बाई 2। हम जानते हैं कि भाई रेडियस ऑफ y बराबर क्या है, a/2, ये हमने ऊपर अभी क्वेश्चन में किया है, यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये √2a बराबर हो जाएगा आपके पास x के टर्म्स में आ जाएगा पूरा का पूरा 2 इंटू a/2 प्लस हो गया आपके पास 2 इंटू रेडियस ऑफ x हो गया आपके पास जो कैटायन है, इसको इधर ले लीजिए, √2 को कॉमन ले लीजिए, a-1 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 ऑफ रेडियस ऑफ x कैटायन। तो मुझे बता दीजिए यहां पर ये आ गया आपके पास रेडियस ऑफ x कैटायन के टर्म्स में, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन के टर्म्स में ये आपके पास रिलेशन आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपके पास रिलेशन डेवलप हो गया है, बड़े अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया रिलेशन आपके पास आ गया है। अगर आप चाहें तो इसी रिलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं और a बराबर 2r माइनस रख सकते हैं, यहां पर a बराबर यहां पर 2ry माइनस रख सकते हैं और x और y दोनों टर्म्स में आपके पास आ जाएगा, वो भी आ जाएगा आपके पास, हो गया। तो हमने रिलेशंस तो एस्टेब्लिश कर लिए, क्वेश्चन के रिलेशन एस्टेब्लिश करने के बाद अब मुझे निकालना क्या है, मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है मुझे बताएंगे आप जरा, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम गोलों के द्वारा या आयंस के द्वारा कितना कवर्ड है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, आप जानते हैं। तो मुझे बताइए गोलों के द्वारा कितना वॉल्यूम कवर होगा। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, यहां पर आपके पास कैटायन और एनायन दोनों हैं, तो आप जानते हैं ये जो एनायन है y ये कॉर्नर पर है, तो बताइए मुझे एनायन जो है आपके पास y माइनस ये कॉर्नर पे है, तो इसके नंबर कितना होगा, अरे नंबर कितना होगा ये तो कोई भी कर देगा यार, नंबर ऑफ y माइनस कितना होगा 1, यस नो, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1। और आपके पास जो कैटायन है, कैटायन x प्लस जो है वो f फेस पर है, तो इसका नंबर कितना होगा, कितने होंगे टोटल 6 फेस 1/2 कंट्रीब्यूशन, तो कैटायन हो जाएंगे 3, टोटल नंबर ऑफ आयंस इसके अंदर भी 4 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालिए, वॉल्यूम ऑफ आयंस निकाल लेते हैं हम अच्छे तरह से। वॉल्यूम ऑफ आयंस कितना आ जाएगा मेरे पास 4/3 पाई, ध्यान से देखिएगा 4/3 पाई आर एक्स का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर वाई का क्यूब। अब मुझे बताइए एक्स कितना है, एक्स 3 है और वाई कितना है, वाई 1 है, ये आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ आयंस बेटा, बहुत अच्छे से वॉल्यूम ऑफ आयंस आ गया आपके पास। अपॉन इसके बाद अगर मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आयंस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आयंस, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आयंस ये मेरे पास आ गया अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इसकी एज लेंथ कितनी है a, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा a क्यूब। और आप जानते हैं कि आपने a को x और y के टर्म्स में भी मैंने उसको रिलेट कर रखा है, उसको आप यहां पर पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा 63%, जिसको आप 100 से डिवाइड, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 63%, 100 से डिवाइड कर देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 0.63 आसानी से। अब देखो थोड़ा समझो, सिंपल क्यूबिक से तो ज्यादा ही आने वाला है, सिंपल क्यूबिक मतलब जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे होगा, यहां पर फेस पे भी है तो उससे ज्यादा कवर्ड तो होगा ही होगा। एफसीसी से कम क्यों आना चाहिए, अब ये बताओ, एफसीसी से कम इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहां पर जो आपके पास आयंस दिए हैं और यहां पर जो आपके पास कैटायन है स्पेशली वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, देख लो ना फेस पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपके पास, तो कहीं ना कहीं आपके पास इनका साइज दोनों का अलग अलग है। हम जब एफसीसी के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो हम एटम मान के करते हैं और सबका साइज हम इक्विवेलेंट मानते हैं, तो यहां पर इन दोनों का साइज अलग अलग है, इससे तो कम आएगा, सीधी बात है, इससे ज्यादा आएगा और इससे भी ज्यादा ही आना चाहिए, सिंपल से ज्यादा, इस तरह से भी आप सोच के कर सकते थे, सिंपल से तो ज्यादा ही होगा, सिंपल सी बात है। एफसीसी कम इसलिए होगा क्योंकि यहां पर आयंस का साइज दोनों का अलग अलग है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
आपके पास अल्टीमेटली 0.63 आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन हो गया। आपके पास आंसर आ गया आपके पास 63, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, तो कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CrNS363 प्लस CuF63 माइनस बोहर मैग्नेटॉन। आपको उनका एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है और आपको मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। आप जानते हैं म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n × n+2 यूनिट होती है इसकी बोहर मैग्नेटॉन, जहां पर आपके पास n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं पहले वाले केस में अगर मैं आपसे बात करूं CrNS3 का होल 6 3 पॉजिटिव, तो यहां पर क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है +3। क्रोमियम क्या होता है D5S1, तो ये हो जाएगा D3। बहुत बढ़िया। CuF6 दूसरा वाला, CuF6 आपके पास -3, इसका मतलब -3, तो यहां पर कॉपर पे चार्ज कितना आ गया +3। कॉपर +3 का मतलब कितना हो गया, कॉपर +1 D10 होता है, कॉपर +3 हो जाएगा D8। बहुत बढ़िया। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, क्रोमियम +3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही सॉल्व हो गया। यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D8 के अंदर आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 3.8, 2 मतलब 2.84। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0.8 लगा लो आगे से, आंसर आ जाएगा। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखिए 3, पहले करके भी दिखा देता हूं। 3 × 3 + 2 √15, √15 का मतलब कितना हो गया 3.87, आंसर आ गया। दूसरा वाला 2 रखेंगे आप, 2 × 2 + 2 मतलब √8, √8 का मतलब 2.8 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी डेटा दिया नहीं गया है, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते थे। ऑप्शंस में भी कोई ऐसा मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और सेक्शन 2 पेपर 1 का ये सेक्शन नंबर 2 है, और पहली बार यहां पर क्वेश्चन स्टेम करके आपके पास आया था। इस प्रकार के आपके पास 3 क्वेश्चन है, जिसमें टोटल पर क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अल्टीमेटली 3 स्टेम आपके पास दिए हुए होंगे। ये क्वेश्चन स्टेम आपके पास दिया हुआ है, इसमें कन्वर्जन जैसा आपको पास दिया हुआ है। आपको पूछा गया है फॉलोइंग रिएक्शन स्कीप में परसेंटेज यील्ड इज द गिवन अलोंग द एरो। एरो के अलोंग आपको परसेंटेज यील्ड दिया गया है, कितना बन रहा होगा, परसेंटेज यील्ड आपको दिया हुआ है। अब आपको निकालना है एक्स और वाई। एक्स और वाई, देखो वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स निकालना है आपको, और नीचे क्वेश्चन में लिखा भी है कि एक्स और वाई आर द मास ऑफ आर एंड यू। आर एंड यू का आपको मास निकालना है। बहुत बढ़िया। तो ये आप तभी निकाल पाओगे जब आप पहले पता लगा पाओगे कि आर और यू क्या बन रहा है, क्योंकि कंडीशन में आपको सब कुछ दिया हुआ है। स्टार्ट करें क्वेश्चन को करना, तो ये करके देखते हैं जरा। पहले मैं आपको ये वाला सीक्वेंस दिखा देता हूं, फिर आपको आर और यू निकाल लोगे तो फिर तो क्वेश्चन आसान है। अल्टीमेटली आपका टारगेट होना चाहिए आर और यू निकालना, कि क्या होगा। तो देख लीजिए, आपके पास Mg2C3 दिया हुआ है। पहले हम एक्स को स्टार्ट करते हैं, उसमें हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस के बाद P बन गया। P में आपने डाला NaNH2 एंड आपने डाला उसके बाद MEI, उसके बाद बन गया आपके पास Q में डाला आपने रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब बहुत हाई टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस पे, Q के बाद बन गया आपके पास R। तो जरा देख लेते हैं R क्या है। R का फिर हमें मास निकालना है, वो तो कोई ज्यादा टफ खेल नहीं है। मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस, बहुत कॉमन रिएक्शन, आपके नोट्स की रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप मैग्नीशियम कार्बाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास बनता है, आप जानते हैं, प्रोपाइन। क्या बनता है आपके पास, प्रोपाइन। क्लास नोट्स के क्वेश्चंस में ये तो करवाया जाता है। सिर्फ मैग्नीशियम कार्बाइड नहीं, एल्यूमिनियम कार्बाइड से लेकर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबका प्रिपरेशन कराया जाता है कार्बाइड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, P बन गया NaNH2 और देन आपने डाला इसमें मिथाइल आयोडाइड। क्या ये टर्मिनल एल्काइन है, क्वेश्चन नंबर 1 याद करो, टर्मिनल एल्काइन है, NH2 माइनस है। क्या एसिड बेस रिएक्शन होगी, एब्सोल्युटली यस। अगर आपने एसिड बेस रिएक्शन कर दी तो आपके पास कहीं ना कहीं ये बन जाएगा, ठीक है, एल्काइन का सोडियम सॉल्ट। उसके बाद आपने इसमें रिएक्शन करवाई है मिथाइल आयोडाइड से, तो मिथाइल आयोडाइड को हम यहां से हटा लेते हैं और हम उसको अगले सीक्वेंस में लिख दिया मैंने। मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवाओगे, आप जानते हैं अटैक करेगा लिविंग ग्रुप बाहर, SN2 रिएक्शन के थ्रू मिथाइलेशन हो जाएगा यहां पर हायर एल्काइंस को बनाने का तरीका। आपके पास ये बन गया 2 ब्यूटाइन। क्या बन गया आपके पास, ये 2 ब्यूटाइन बन के आ गया। ये आपके पास Q आ गया 2 ब्यूटाइन, ध्यान रखिएगा। और आपके पास जो Q आया वो इसका 75% है, 4 का 75%, मतलब ये 3 ग्राम आया होगा। कितना आया, 3 ग्राम। यहां से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मास का ध्यान रखना बहुत जरूरी है,
क्योंकि आपको R और U का मास ही निकालना है, तो आपने Q के बाद R बनाना है, ठीक है। तो रिएक्शन भी याद होनी चाहिए और उसका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। Q में डाला आपने रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये भी आपके सिलेबस की रिएक्शन है। रेड हॉट आयरन ट्यूब जैसे ही आपने इसमें डाली तो आप जानते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, ट्राइमराइजेशन याद करो, एसिटिलीन का होता है तो बेंजीन बनता है, प्रोपाइन का करते हो तो आपके पास वहां पर भी आपके पास 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन मेसिटिलीन बनता है। यहां पर आपके पास 2 ब्यूटाइन आया, 2 ब्यूटाइन में दोनों तरफ मिथाइल है, इसके 3 मॉलिक्यूल ट्राइमराइज होंगे और अल्टीमेटली आपके पास हेक्सामिथाइल बेंजीन बन जाएगा। हेक्सामिथाइल बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना पड़ेगा, डेटा में सबका दिया है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, इसका मॉलिक्यूलर वेट 162 या उसके कुछ ऊपर होता है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटाइन का भी 54 पॉइंट समथिंग होता है, 09, देख लीजिएगा। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं यहां से, इसको आपको पता है कि ब्यूटाइन 3 ग्राम है, लेकिन आपको यह भी पता है कि इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनता है, ये ट्राइमराइजेशन रिएक्शन है। अब यहां पर 3 मोल से 1 मोल तो जनरल बात हो गई, क्वेश्चन में इसका कितना ग्राम है आपके पास, 3 ग्राम है, तो इसके 3 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट 54.09, यहां से इसके मोल निकाल लीजिए, इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके इतने मोल से इसका कितना मोल बनेगा, और जो इसका मोल बनेगा उससे इसको मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका वेट आ जाएगा, इसका मास x आ जाएगा। हो गया सॉल्व क्वेश्चन, उसके बाद तो कुछ भी नहीं था। उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन यू में भी करवा देता हूं, मुझे यू मतलब y ग्राम, उसका मास निकालना है मुझे यू के अंदर। सीक्वेंस देख लेते हैं क्या है सीक्वेंस, चलिएगा। P तो बना लिया आपने, P के बाद Hg2+ H+ डाला आपने, तो P के बाद आपने ये P बन गया प्रोपाइन, P के अंदर आपने डाला Hg2+ और H+ डाला आपने। याद कीजिए ये आपके पास बहुत ही कॉमन रिएक्शन है एल्काइंस की। इस रिएक्शन के द्वारा आप इनॉल प्रिपेयर करते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू, और इनॉल टॉटोमराइज होकर कीटो बनाता है। तो आप मार्कोनिकॉफ की बात कर रहे हैं तो आपके पास ये कीटोन बन जाएगा, यहां से प्रोपाइन से क्या बन जाएगा आपके पास, एसीटोन बन जाएगा। ये बन गया आपके पास P के बाद S बन गया। S के अंदर आपने क्या किया, BaOH का होल ट्वाइस डाला, बेरियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो देखिएगा जरा, S बन गया आपके पास ये S, उसके अंदर आपने डाला बेरियम हाइड्रोक्साइड। समझिएगा जरा ध्यान से, बताइए मुझे, एल्डिहाइड और कीटोन अल्टीमेटली ये बेस है हाइड्रोक्साइड OH-, न्यूक्लियोफाइल या बेस दोनों आप इसको कंसीडर करते हैं। मैं इसको बेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपके पास ऐसा कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ OH-, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत बढ़िया, एल्डोल हो जाएगी। अगर मैं इसकी एल्डोल कर दूं तो मैं सीधे बना रहा हूं आप लोगों के पास, एल्डोल करने के बाद अल्टीमेटली ये एक 2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा, यहां पर OH और यहां पर 2 मिथाइल आ जाएंगे, ये बन गया आपके पास एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलिए। यहां पर हीट भी लिखा है, कई बच्चे इसको मिस कर देंगे। हीट मतलब एल्डोल वाले प्रोडक्ट को अगर आप हीट करेंगे तो एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन भी होगा, और अगर आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो आप जानते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपके पास कीटोन बन जाएगा। देख लीजिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया आपके पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बन गया आपके पास, कीटोन बन के आ गया। हीट करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आ गया, उसके वो बन गया टी की रिएक्शन। अब देखो टी बना है 4 का 100%, 4 का 80% कितना हो गया, 4 का 80% हो गया 3.2, तो 3.2 ग्राम बन गया आपके पास टी, 3.2 ग्राम बन गया आपके पास टी, ध्यान रखिएगा। तो 3.2 ग्राम आपके पास ये बन गया है, ध्यान रखिएगा, ये बन गया टी। अब टी का क्या किया आपने, NaOCl से रिएक्शन करवाया। हाइपोक्लोराइड, याद कीजिए, हाइपोक्लोराइड कहां से आएगा, हाइपोक्लोराइड कहां से बनेगा, अल्टीमेटली ये बनेगा NaOH + Cl2 से। इतनी हिंट काफी है। कौन सी रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, यस, ये मिथाइल कीटोन है, और आप जानते हैं मिथाइल कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन पास करते हैं, ठीक है। मिथाइल कीटोन का आपने हेलोफॉर्म रिएक्शन दिया, हेलोफॉर्म बन जाएगा, मतलब क्लोरोफॉर्म बन जाएगा मिथाइल वाली साइड से, और बाकी बन जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इसलिए बोल रहे हैं, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनता है। बन गया आपके पास कार्बोक्सिलिक 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का एसिड बन गया आपके पास, OH हो गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया आपके पास, और क्लोरोफॉर्म बन गया, ये बन गया आपके पास U बन गया। टी आपके पास 3.2 ग्राम है, आपके पास U बन के तैयार है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन एक हेलोफॉर्म रिएक्शन है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 ही मोल बनता है, आप जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आप जानते हैं रिएक्शन स्कीम के अंदर हेलोफॉर्म में 1 मोल मिथाइल कीटोन से 1 मोल एसिड ही बनता है, 1 ही मोल बन रहा होता है अल्टीमेटली, आप जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ,
इसका मतलब ये हुआ इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, कहानी खत्म हो गई। मतलब इसका भी 3.2 ग्राम ही बनने वाला है। यहां पर आपको सोचना ही नहीं, पीछे वाले में क्यों सोचना था, वहां पर 3 मोल से 1 मोल बनता है, यहां पर 1 से 1 बनता है, 3.2 ग्राम ही बनेगा इसका। ठीक है, बाकी करने का तरीका मैंने आपको बताया, पहले इसके मोल निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है 3.2 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट से इसके मोल निकाल लो। अब 1 मोल से 1 मोल बनता है तो कहानी वैसी आसान हो गई। तो 3.2 ग्राम कहानी आपके पास इजी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझना। अगर मैं आपको बोलूं कैलकुलेट करने का तरीका, अच्छा क्या यू बेयर रिएजेंट को डिकलराइज करेगा, चेक कर लें, यू जो है बेयर रिएजेंट को डिकलराइज करेगा। यस, इसके पास डबल बॉन्ड अवेलेबल है, एल्कीन है। बेयर रिएजेंट्स क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, तो उसको डिकलराइज बिल्कुल कर देगा, डबल बॉन्ड पे डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। तो बिल्कुल ठीक है, हमने सही बनाया है, बहुत बढ़िया। तो एक्स और वाई आपके पास निकल जाएंगे, एक्स निकाल लीजिएगा 2.7 ग्राम, और आपके पास कहीं ना कहीं वाई भी निकल जाएगा आपके पास 3.2 ग्राम। मैंने आपको बता दिया तरीका, मास निकालना आसान है, सबसे पहले पता लगाना इंपॉर्टेंट है कि बनेगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास था। अब इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन X2Y एंड Z द प्लॉट ऑफ ln अपॉन P0 वर्सेस 10 to the power 4 अपॉन T। तो ln अपॉन P0 और 10 to the power 4 अपॉन T के बीच में एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, इज गिवन बिलो इन द सॉलिड लाइन, जहां पर Pz इज द प्रेशर इन बार ऑफ द गैस Z एंड टेम्परेचर T। P0 जो आपके पास है वो 1 बार आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में गिवन हिंट देख लीजिए, d ln k अपॉन d 1/t इज इक्वल टू माइनस h0 बाई r, वेयर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k, ये जो k है ना आपके पास k, Pz बाई P0, मतलब इसको आप ln k भी लिख सकते हो, इसको आप ln k भी लिख सकते हो। ठीक है, Pz बाई P0 को उसने k बोल दिया है, r की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, आपको डेल्टा h0 निकालना है, डेल्टा h0 निकालना है। तो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिएगा ग्राफ को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो जरा देखेंगे इस क्वेश्चन को एक एक करके। देखिएगा आपके पास दिया हुआ है, देखिएगा आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर d ln k अपॉन d 1/t इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h बाई r। तो ये दिया आपके पास d ln k अपॉन d 1/t इज इक्वल टू माइनस डेल्टा नॉट बाई r, ये दिया है, यस ये दिया है। 1/t को उस तरफ ले लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा d ln k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h0 बाई r, d 1/t हो जाएगा आपके पास। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ln k इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा h0 बाई RT प्लस सम कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट के है, ये कांस्टेंट के, ये आपके पास कांस्टेंट के है। ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट के है। ठीक है, हो गया आपके पास कांस्टेंट के वाली बात आ गई। अच्छा, क्या एक रिलेशन हमारे लिए बड़ा कॉमन रिलेशन होता है, ln k बराबर एक बहुत ही कॉमन रिलेशन होता है माइनस डेल्टा h0 अपॉन RT प्लस डेल्टा S0 अपॉन R। ये आपके पास एक गिवन कॉमन रिलेशन होता है, ये हम जानते हैं, ये हमारे पास एक गिवन कॉमन रिलेशन होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपके पास गिवन कॉमन रिलेशन। अब जरा ग्राफ को देख लीजिए, ये आपके पास ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ दिया हुआ है। यहां पर -3, यहां पर आपके पास दिया है 10, यहां पर आपके पास दिया है -7, और यहां पर आपके पास दिया कितना 12। बहुत बढ़िया। ठीक है, किस किस के बीच में ग्राफ बना रखा है, ln k वर्सेस 10 टू द पावर 4 अपॉन t। ln k को ही तो बोलते हैं pz, k बराबर pz अपॉन p0 दिया है, तो ln k वर्सेस आपके पास 10 टू द पावर 4 अपॉन t। तो 10 टू द पावर 4 तो यहां पर है ही नहीं, तो इसको क्या कर लेंगे हम, 10 टू द पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 टू द पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देख लेते हैं जरा क्या रिलेशन आ रहा है मेरे पास। अब ln k वर्सेस 10 टू द पावर 4 अपॉन t के बीच में ग्राफ है। ठीक है, तो ये y हो गया, ये mx हो गया, ये c हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दीजिए, हो गया मेरे पास। अब मेरे पास x क्या है, 10 टू द पावर 4 अपॉन t, बहुत बढ़िया। मेरे पास y क्या है, y मेरे पास ln k है, c मेरे पास ये इंटरसेप्ट हो गया। m क्या हो जाएगा मेरे पास, स्लोप क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा मेरे पास माइनस डेल्टा h0 अपॉन r इंटू 10 टू द पावर 4। देख लीजिए, यह आपके पास m हो गया, यह आपके पास स्लोप हो गया, स्लोप हो गया। अब थोड़ा ग्राफ से भी देखते हैं स्लोप के बारे में। यह आपके पास जो स्लोप होता है m जो स्लोप होता है आपके पास, यह आपके पास माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के बराबर होता है। यहां पर चेंज कितना है आपके पास, यहां पर चेंज कितना आपके पास 4, यहां पर चेंज कितना है 2, चेंज कितना आ रहा है 4, मतलब -4 अपॉन 2,
तो ये हो जाएगा -4/2 -2, तो माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो मेरे पास आ गया आपके पास यहां पर जो स्लोप आ गया, ये स्लोप है ना, अल्टीमेटली एम को बोलते हैं आप स्लोप, ये आ गया आपके पास 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो डेल्टा H0 बराबर हो जाएगा आपके पास 2 इंटू R इंटू 10⁴ माइनस में। ठीक है, यहां पर आ गया आपके पास 2, R की वैल्यू कितनी दी हुई आपको 8.314 इंटू 10⁴। ठीक है, कितना हो गया आपके पास ये 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 16.314। 16.314 तो होगा ही नहीं है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 4 आपके पास हो जाएगा 8, 2 1 2, 2 3 6 आपके पास, 8 2 16 आपके पास हो जाएगा 1.6 आपके पास इंटू 10⁴, ये हो जाएगा 166.28 इंटू 10⁻³ जूल, ये हो जाएगा 166.28 किलो जूल पर मोल। बहुत बढ़िया, 166.28 किलो जूल पर मोल आपके पास आंसर आ जाएगा। किलो जूल पर मोल में ही निकालना था मुझे, 166.28 किलो जूल पर मोल, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्लोप को दिखाने के लिए यहां पर डिफरेंस दिया हुआ है, स्लोप आसानी से निकाला जा सकता है। तो आंसर आ गया आपके पास 166.28 किलो जूल पर मोल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपके पास देखिए डेल्टा एस भी निकालना है आपको। अब डेल्टा एस निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, डेल्टा एस भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एस आप कैसे निकालेंगे, देखिएगा जरा डेल्टा एस। तो डेल्टा एस निकालने का बहुत ही शानदार तरीका है आपके पास। डेल्टा एस निकालना है 1000 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो मुझे बताइए, अभी आपने इक्वेशन क्या लिखी थी, ln k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H0 अपॉन आर टी प्लस डेल्टा S0 अपॉन आर। ये एक जनरल रिलेशन होता है, ये इस एक क्वेश्चन का एक जनरल रिलेशन होता है। अगर आप इसी को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर देंगे, सीधी बात है, ये इक्वेशन को अगर आप y इज इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, तो c जो है आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है आपके पास डेल्टा S0 बाई आर आ रही है आपके पास। y ले लीजिए -3, तो x कितना ले लोगे उस टाइम पे आप 10 लोगे, एक वैल्यू के लिए चेक कर लीजिए। तो y -3 ले लीजिए। स्लोप m अभी आपने पीछे निकाला, कितना आया था स्लोप आपके पास -2 आया था। स्लोप कितना आया था -2 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x माइनस में। x कितना आपने लिया -3 के लिए x कितना होगा 10 हो जाएगा, प्लस c मुझे निकालना है, इंटरसेप्ट मुझे निकालना है। बहुत आसान देखो तरीका, y -3 x हो जाएगा 10 उसके लिए। स्लोप आपने पीछे निकाल लिया है 20 -20 प्लस 17, तो आपके पास c आ गया +17। इंटरसेप्ट कितना आ गया +17, ये इंटरसेप्ट है देख लीजिए c, ये है ना इंटरसेप्ट आपके पास। तो कहीं ना कहीं आपके पास हो गया इंटरसेप्ट आ गया आपके पास, इंटरसेप्ट आ गया आपके पास 17, और इंटरसेप्ट आपके पास दिया हुआ है डेल्टा S0 बाई आर। तो मुझे डेल्टा S0 निकालना है 17 इंटू आर। आर क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अल्टीमेटली सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया ये, कितना हो गया देख लीजिए जरा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिएगा, वन 141 आ रहा है, 141.338 आ गया आपके पास। ये आ गया आपके पास 141.338, 3 पॉइंट पे डेसिमल लगा दिया। ये आना चाहिए आपके पास डेल्टा S0, बिल्कुल ठीक है, जूल पर केल्विन मोल में ही आएगा। बहुत बढ़िया, 141.338, तो ये हो जाएगा आपके पास 141.338 जूल पर केल्विन मोल में आपका उत्तर होने वाला है। 141.338 आपके पास आंसर आ जाएगा। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक ठाक कैटेगरी का क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को हम मॉडरेट से ऊपर मान सकते हैं। आगे देखिए, एक और आपके पास स्टेम दिया हुआ है फिजिकल में। ये आपके पास क्वेश्चन देखिए अगर ध्यान से आप, मोलालिटी आपके पास क्या दिया, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, के भी दिया है, तो कहीं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के भी लिखा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से है। देख लेंगे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन A is x degree Celsius. To this solution A, an equal volume of 0.1 molal aqueous barium chloride solution is added to make a new solution B. बहुत बढ़िया।
द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द टू सॉल्यूशन ए एंड बी इज दिस। ये डिफरेंस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है। एज्यूम डेंसिटीज ऑफ द सॉल्यूशन ए एंड बी आर द सेम। आपको दोनों की डेंसिटी सेम लेनी है, ठीक है। डेंसिटी सेम दिया है, कंडीशन ये समझ लेना क्वेश्चन को, एज दैट ऑफ वाटर एंड द सॉल्युबल सॉल्ट्स डिसोशिएट कंप्लीटली, ठीक है। तो इसमें आप ये इमेजिन कर लीजिए कि जो सॉल्ट आपने डाला है वो पूरी तरह से डिसोशिएट कर जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। डेंसिटी आपको इक्वल लेनी है। यूज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के भी आपको दिया हुआ है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ये आपको यूज करने के लिए बोल रहा है, एक्स निकालने के लिए बोल रहा है। एक्स मतलब पहली लाइन में द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको निकालना है 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर। समझिएगा जरा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट अगर डिसोशिएट भी होगा तो Ag प्लस और NO3 माइनस में होगा, ठीक है। कई बच्चे गलती कर देते हैं वांट ऑफ फैक्टर को ना लेकर। आप यहां पर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, वांट ऑफ फैक्टर अगर आप निकालते हैं तो 2 में आयंस पे डिसोशिएट हो रहा है, 2 हो जाएगा वांट ऑफ फैक्टर। मैं सिंपल चल रहा हूं, मुझे एक्स निकालना है सबसे पहले। तो वांट ऑफ फैक्टर मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा, तो मुझे बताओ रिलेशन क्या होता है। बहुत सिंपल है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी बराबर होता है I इंटू के बी इंटू एम। आई कितना है मेरे पास, आई कितना मेरे पास 2, के बी कितना मेरे पास 0.5, मोलैलिटी कितनी है मेरे पास 0.1। सब कुछ तो दिया हुआ है। कितना हो गया ये आपके पास, ये हो गया आपके पास अल्टीमेटली, ये हो गया आपके पास 2 पंजे 1, ये 1 हो जाएगा मतलब 0.1 आ जाएगा। 0.5 इंटू 2 मतलब 1 हो गया, मतलब 0.1 ही आ गया अल्टीमेटली 0.1। डेल्टा टीबी आ गया आपके पास 0.1, पर आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई, एलिवेशन कितना हो जाएगा 100 डिग्री में एलिवेट हो जाता है ना। अरे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऐड करोगे तो वाटर का पहले बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का कितना था 100, उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है 0.1 डिग्री बढ़ गया, तो पहले 100 था 0.1 बढ़ गया, बाद में कितना हो जाएगा 100.1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो एक्स आ गया आपके पास 100.1 डिग्री सेल्सियस, इतना इंक्रीज हुआ। बिल्कुल सही है, एक्स आपके पास आंसर आ गया। ये तो इजी था, कुछ नहीं था इसमें। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वैल्यू ऑफ वाई भी पूछ रहा है। वाई मतलब ये वाला, मतलब वाई मतलब द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द टू सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन का मतलब क्या, पहले तो ए सिल्वर नाइट्रेट था, ए के अंदर इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर एक्वस बेरियम क्लोराइड ऐड किया मैंने। ए के अंदर बेरियम क्लोराइड ऐड किया, दोनों की डेंसिटी सेम लेनी है। क्वेश्चन वही है, ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। तो देखिएगा, आपने सिल्वर नाइट्रेट के अंदर आपने इक्वल वॉल्यूम और इक्वल डेंसिटी भी दी हुई है। तो यहां से एक हिंट मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, देखना जरा ध्यान से, रिएक्शन देखिएगा। सिल्वर नाइट्रेट की बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाओगे तो बेरियम नाइट्रेट तो बनेगा ही, साथ में क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा। सिल्वर, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर का पीपीटी बनने वाला आपके पास हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमें वाई निकालना है, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। समझिएगा, अब दोनों का आपके पास सब कुछ सेम है, तो आपके पास इसका भी 0.1 मोल है, इसका भी 0.1 मोल है। अब जरा रिएक्शन को सोचिए, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्शन करता है, तो इसके 0.1 मोल से इसका 0.05 मोल रिएक्शन करेगा, 0.05 रिमेन हो जाएगा, रिमेन। फाइनली ये तो गया, इतना रह जाएगा आपके पास। मतलब इसका मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट है भाई, यही कम दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये बेरियम नाइट्रेट कितना बन जाएगा, 0.05 बन जाएगा। AgCl तो पीपीटी है, पीपीटी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट से मतलब है, पीपीटी तो अलग हो जाएगा। ये हो गया 0.05। आसानी से समझे आप क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, सॉल्यूशन के अंदर स्पेस है मेरे पास, यस, सॉल्यूशन के अंदर मैंने इक्वेशन लिखी आपके पास, AgNO3 की रिएक्शन मैंने करवाई बेरियम क्लोराइड के साथ, इक्वल वॉल्यूम ऐड किया मैंने, मेरे पास बन गया बेरियम नाइट्रेट प्लस मेरे पास बन गया सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी, जिससे बॉइलिंग पॉइंट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 0.1 था। फाइनली मुझे बताओ, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्शन करता है, तो इसके 0.1 से कितना करेगा, इसका 0.05 रिएक्शन करेगा, मतलब ये LR है आपके पास, खत्म कहानी। तो ये 0.05 बनेगा, बहुत बढ़िया। अब इससे तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये पीपीटी है। अब जरा क्वेश्चन को आगे समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बताइए, अगर मैं निकालना चाहूं टोटल मोल्स ऑफ आयंस, बताइए मुझे, क्योंकि वो डिसोशिएट होने की बात कर रहा है, ये तो पूरी तरह से डिसोशिएट कर जाएगा। यस, टोटल मोल्स ऑफ आयंस मुझे बताइए कितने रहेंगे। तो फाइनली टोटल मोल्स ऑफ आयंस मेरे पास कितने रहेंगे मुझे बताइए।
यहां पर बेरियम क्लोराइड को अगर मैं तोड़ दूं तो बेरियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इससे मुझे 3 आयन मिलते हैं, 3 आयन्स मिलते हैं। ये तो पीपीटी है, पीपीटी तो डिसोसिएट नहीं होगा। बेरियम नाइट्रेट की भी अगर मैं डिसोसिएट करूं तो इसके अंदर भी मुझे कहीं ना कहीं, देखिए जरा, टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं। तो उसके आयन्स कितने मिल रहे हैं, ये डिसोसिएट हो जाएगा पूरी तरह से। कहां लिखा है, यहां पर देख लीजिए, कंप्लीट डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कंप्लीटली, देख लीजिएगा। तो डिसोसिएशन कंप्लीटली, सॉल्युबल सॉल्ट पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। पीपीटी तो अलग निकल गया, ये सॉल्युबल सॉल्ट है दोनों के दोनों। डिसोसिएट का मतलब इसके 3 आयन्स हैं, 3 आयन्स में टूटा, और ये भी 3 आयन्स में टूटा, हो गया। ये कितना हो गया आपके पास, इसको अगर मैं टोटल मोल्स ऑफ आयन से निकाल दूं तो मेरे पास ये आ गया 1515, मतलब कितना आ गया, 5 3 15, 5 3 15, 15 15 15 15 30, मतलब ये आ गया आपके पास 0.30। टोटल मोल्स ऑफ आयंस आपके पास कितने आ गए, 0.30 आ गए। यही आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है। अब जरा दिमाग का प्रयोग कीजिए, उसने कंडीशन में ऊपर तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम बोल दिया, डेंसिटी ऑफ दोनों का सेम बोल दिया। जब वॉल्यूम और डेंसिटी सेम है, मास भी सेम होगा। सोचिए ना, मास भी सेम होगा। अगर दोनों का मास सेम है तो मैंने उतने ही मास में उतना ही मास और ऐड किया, पहले उतना था ना AgNO3, बेरियम क्लोराइड ऐड कर दिया, मास मैंने डबल कर दिया अल्टीमेटली। अगर मैंने मास डबल कर दिया, दोनों का ऐड किया तो मास डबल कर दिया, मैंने मास डबल कर दिया, तो मेरे पास मोलालिटी की बात सिंपल शॉर्टकट तरीके से कितनी हो जाएगी, मास नीचे आता है तो मोलालिटी 0.15 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलिएगा। मोलालिटी कितनी हो जाएगा, 0.15 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मेरे पास 0.15 हो जाएगी, 0.15 मेरे पास मोलालिटी हो जाएगी। देखो कितनी थी मोलालिटी, 0.1 और 0.1 कितनी थी, 0.2 थी, और कितनी है यहां पर 0.15 हो जाएगी आपके पास फाइनली। तो अल्टीमेटली 0.15 मतलब आपके पास, आप कंडीशन क्या दी हुई है देखिए जरा ध्यान से, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो मुझे बताओ, हो गया सॉल्व, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट बराबर होगा आपके पास डिफरेंस इन द मोलालिटी। अरे डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है आपके पास, केबी इंटू एम होता है। अब इसको डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट मानोगे तो यहां पर मोलालिटी का भी डिफरेंस लेना पड़ेगा। पहले 0.2 था, बाद में 0.15 हो गया, ये मोलालिटी का डिफरेंस हो गया। केबी तो दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, कितना हो गया आपके पास, 20 में से 15 गया 0.5, 5 5 25, तो आपके पास ये 0.25 आ गया डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट आ गया आपके पास, कितना आ गया आपके पास, 0.25। सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये y, ये बराबर आपको इतना दिया हुआ है, ये बराबर आपको दिया हुआ है y इंटू 10⁻⁻²। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 0.25 या 0.025, y बराबर हो जाएगा आपके पास अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपके पास 2.5। तो 2.5 आ रहा है आपके पास, बिल्कुल सही उत्तर है। 2.5 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ y। समझ में आया क्वेश्चन। डेंसिटी वॉल्यूम सेम, मास सेम, मास आपने डबल कर दिया, मोलालिटी आधी हो जाएगी 0.30 से 0.15, पहले 0.2 थी, दोनों को जोड़ लीजिए तो मुझे डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन मोलालिटी मल्टीप्लाई बाय केबी। फॉर्मूला तो वही है, डिफरेंस इन मोलालिटी मल्टीप्लाई बाय केबी कर लिया, उसके बाद वो बराबर इतना दिया हुआ है तो y निकालना है, 10⁻⁻² से डिवाइड कर लिया उसको, तो आपके पास कितना आ गया, अब आपके पास 2.5 आ गया। कितना आ गया आपके पास, 2.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहां से आपके पास एमसीक्यू चालू हो गए हैं, मोर देन वन वाले, सेक्शन 3 आ गया पेपर का। ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये ग्लूकोज दिया हुआ है, डी ग्लूकोज, ठीक है, उसमें HNO3। अब ये कॉमन रिएक्शन है ग्लूकोज की, उसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के टाइम पर हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, P बना, उसका अल्फा डी आपको दिया हुआ है। द कंपाउंड्स which on reaction with HNO3 will give the product have the degree of rotation इतना। अब आपके पास इसका तो डिग्री ऑफ रोटेशन आपके पास दे दिया, अब पहले P बना तो लो। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट करेगा और प्राइमरी अल्कोहल को भी एसिड में, पहले एल्डिहाइड में और फाइनली फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कहीं ना कहीं हम सैकेरिक एसिड, NCERT बेस्ड रिएक्शन है तो सैकेरिक एसिड हो गया। ये तो हमने कर लिया, लेकिन कंडीशन कुछ और है, इसका अल्फा डी स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन प्लस 52.7 डिग्री है। अब उसने ये पूछा है कि इसमें जितने भी कंपाउंड हैं, इसकी रिएक्शन अगर मैं HNO3 से करवा दूं तो किसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन माइनस 52.7 आएगा, मतलब इसका इनेंशियोमर कौन होगा। सिंपल वर्ड्स में ये जो है इसका इनेंशियोमर कौन होगा, चेक कर लेते हैं, पहले वाले को जरा देख लेते हैं।
पहले वाले को जरा ध्यान से देखते हैं। पहले वाले के अंदर आपके पास ये ठीक है, पहले वाले कायरल सेंटर में चेंज किया है, एक ही कायरल सेंटर में चेंज किया है इसने, एक कायरल सेंटर में, मतलब कहीं ना कहीं इसका तो ये इपीमर आ गया, ये तो आंसर ही नहीं होगा भाई। आगे आ जाओ, सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाओ। कायरल सेंटर पे चेंज देखो है, CHO है, ठीक है आपके पास। अब इसका जो ऑक्सीडेशन के बाद यहां भी COH यहां भी COH हो जाएगा। अब कायरल सेंटर में भी देख लीजिए जरा क्या क्या चेंज किया, पहले में चेंज किया है और आपके पास चौथे में भी चेंज किया है भाई, 2 कायरल सेंटर में चेंज कर दिया है आपके पास। तो इसका तो एनेंशियोमर बनेगा ही नहीं, वो किसी भी एंगल से इसका एनेंशियोमर नहीं आने वाला, नहीं आ सकता उसका एनेंशियोमर। देख लो ना एनेंशियोमर कैसे आएगा, या तो घुमा लो या फिर मिरर इमेज देख लो। अब देखो जरा, ये जो C वाला है इसका मिरर इमेज मुझे चेक करना है। C वाले में पहले, दूसरा, तीसरा, सब में चेंज, मतलब इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज दिया है C वाला। सही बात है, इसका मिरर इमेज का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन प्लस 52.7 होगा। मतलब इसका मैं अगर HNO3 से ऑक्सीडेशन कर दूं, यहां COOH यहां COOH हो जाएगा, ये और ये एक दूसरे के एनेंशियोमर होंगे। सही उत्तर जा रहा है भाई, सही उत्तर जा रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले को देख लो भाई, कायरल सेंटर में चेंज किया क्या, कायरल सेंटर में चेंज किया क्या, देखिएगा जरा, कायरल सेंटर में चेंज किया क्या आपके पास। हां, एक कायरल सेंटर में आपके पास चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, वो एक कायरल सेंटर आपके पास ये है, ध्यान से देखिएगा। एक इस कायरल सेंटर में चेंज किया आपके पास, और अगर मैं देखूं इसके ऊपर तो इसके जस्ट ऊपर वाले में भी कायरल सेंटर पे चेंज किया है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूं तो ऑक्सीडेशन करने के बाद COOH हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सिर्फ दोनों हो जाएंगे आपके पास। अब उसके बाद आपको इन दोनों में एनेंशियोमेरिक रिलेशन भी एस्टेब्लिशमेंट करना है। तो आ रहा है क्या एनेंशियोमर, देख लेते हैं एक बार। एक कायरल सेंटर पे चेंज एनेंशियोमर, एक कायरल सेंटर पे चेंज एनेंशियोमर, आंसर होगा, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक ही कायरल सेंटर पे 2 चेंज मारता तब आइडेंटिकल आ जाता भाई, अलग अलग पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब काम हो जाएगा हमारा, ठीक है, काम हो जाएगा ना हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अल्टीमेटली टारगेट क्या हुआ, अगर मैं इसमें एक चेंज और मार दूं और इसमें एक चेंज मार दूं, वही आ जाएगा, अल्टीमेटली आइडेंटिकल आ जाएगा उसका, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं सॉरी, एनेंशियोमर आ जाएगा, इसके हिसाब से एनेंशियोमर बना, ये तो अलग दिया ना आपको, ये तो दिया ही अलग है ना आपको अल्टीमेटली, सही बात है। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, C और D इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, C और D इसके आंसर आपके पास हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपके पास, थोड़ा सा सोच समझ के इस क्वेश्चन को करना था। द रिएक्शन ऑफ Q विद PHS माइनस Na+, आपके पास न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा जो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, दैट गिव पॉजिटिव कैरियस टेस्ट। कैरियस टेस्ट कौन परफॉर्म करता है, कैरियस टेस्ट आपके पास कौन कौन परफॉर्म करता है मुझे ये बता दो जरा। कैरियस टेस्ट आपके पास सल्फर के लिए होता है और हेलोजेंस के लिए होता है, तो कहीं ना कहीं इसको आपको चेक करना पड़ेगा। ऑन ट्रीटमेंट विद आपके पास Na2O2 फॉलोड बाय एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो जरा चेक करते हैं इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से, कैरियस टेस्ट के बारे में टेस्ट पूछ रहा है। आप PHS माइनस की रिएक्शन करवा रहे हैं, आप न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवा रहे हैं, SN2AR जैसी रिएक्शन होगी क्योंकि एरोमेटिक रिंग है। ध्यान से देखिएगा, लिविंग ग्रुप आपके पास हेलोजन है, लेकिन आपको कंडीशन ये फॉलो अप करनी पड़ेगी, नाइट्रो ग्रुप का स्पेसिफिक इंफ्लुएंस होता है SN2AR में, ये आपको पढ़ाई जाती है। अब देखो हेलोजन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे, ये पैरा पे है, ऑर्थो और पैरा पे इसकी मैकेनिज्म याद करो, ये PHS माइनस अटैक करता है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, एनायन जो होगा नाइट्रो के पोजीशन पे बन रहा है, नाइट्रो ग्रुप इस एनायन को स्टेबलाइज करेगा और पैरा वाला भी स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब जो फॉर्मेशन होगा इसके अंदर एनायनिक कॉम्प्लेक्स का, उसे नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, रिएक्शन होगी, देगा भाई ये कैरियस टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। ऑप्शन नंबर बी, कई लोगों ने क्या किया, फ्लोरीन तो लिविंग ग्रुप होता ही नहीं है, वो सोच के वहां पर नहीं कर दिया, और आयोडीन लिविंग ग्रुप होता सीधा भिड़ा दिया। अरे बेटा नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन भी तो देख लो, आयोडीन के रिस्पेक्ट में नाइट्रो ग्रुप कहां पर है, मेटा पर, नेगेटिव चार्ज तो वहां पर कभी पहुंचेगा ही नहीं, तो नाइट्रो ग्रुप सिर्फ -I तो कोई फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, -M तो दिखाई नहीं पाएगा, मतलब यहां पर SN2AR होगी ही नहीं। अरे यहां पर स्टेबल एनायनिक कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ही नहीं, जिसे मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तीसरे ऑप्शन में आ जाइए जरा ध्यान से, नाइट्रो है, विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास ब्रोमीन के मेटा पे लगा हुआ है, अगर आप इस पे PHS माइनस का अप्रोच करवाते हैं, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करते हैं, माइनस चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आएगा, जिस NO2 उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, मतलब रिएक्शन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, समझिएगा। यहां पर ये तो आपके पास बेंजाइलिक पोजीशन पे है
और बेंजाइलिक पोजीशन पे तो रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से होगी, और साथ साथ नाइट्रो ग्रुप के विड्रॉइंग नेचर के कारण यहां पर पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं बढ़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल और जल्दी अटैक करेगा। SN2 होगी यहां तो सिंपल, तो यहां पर तो रिएक्शन हो जाएगी, मतलब ये भी रिएक्शन हो जाएगी। अहमदाबाद और दिल्ली, आप ऑप्शन देख के भी आंसर लगा सकते थे। इसका आंसर ए और डी बिल्कुल करेक्ट आने वाला है, ए और डी समझिएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था पर इतना टफ नहीं था, कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। आगे देखेंगे एमसीक्यू में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है, करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोलाइड्स इज आर। चेक कर लेना है आपको, इज आर दोनों पूछा आपसे। पहले पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। क्या पेप्टाइजेशन एक प्रेसिपिटेशन का तरीका है या एक कोलाइड को बनाने का तरीका है? ये तो फॉर्मेशन का तरीका है, ये फॉल्स हो गया। आगे देखिएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रीजेस एट हायर टेम्परेचर देन ट्रू सॉल्यूशन। ये बात सही है, लेकिन आगे पढ़ो, एट द सेम कंसंट्रेशन। अब उसने बोला कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, ट्रू सॉल्यूशन की भी और कोलाइडल सॉल्यूशन की भी। तो याद करो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कंसंट्रेशन सेम है तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन भी सेम होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए, वैसे हायर होना चाहिए, वैसे हायर, लेकिन सेम कंसंट्रेशन अगर उसने कंडीशन दे दी तो हम तो बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टीएफ। तो कंसंट्रेशन सेम तो फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, फॉल्स हो गया, सेम कंसंट्रेशन दिया था। सर्फेक्टेंट्स फ्रॉम मिसेल अबव क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, हाँ सही बात है। सीएमसी से ऊपर आपके पास मिसेल फॉर्मेशन होता है, ये तो हम पढ़ते ही हैं मिसेल के अंदर, ठीक है। और सीएमसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यस सीएमसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये तो थ्योरी बेस्ड हो गया, बिल्कुल ट्रू बात है। मिसेल्स आर मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। अब मिसेल्स जो होते हैं मैक्रो नहीं होते, आई थिंक मिसेल्स एसोसिएटेड मल्टीमोलिकुलर होते हैं, तो ये भी आपके पास फॉल्स होना चाहिए। इसका आंसर आना चाहिए आपके पास ओनली ऑप्शन सी, आपके पास इसका उत्तर हो जाना चाहिए। मिसेल्स आपके पास मल्टीमोलिकुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू का, अच्छा क्वेश्चन था। आइडियल गैस अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 1 to 2 फॉलोड बाय रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम 2 to 3। तो किसमें ऐसा चेंजेस देखने को मिल रहा है देख लेते हैं। पहला वाला ग्राफ देखिए, ये तो आपके पास डायरेक्ट ग्राफ उसी का आ गया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद आपके पास दूसरा 2 से 3 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, बिल्कुल ठीक है, ये तो ग्राफ ही बिल्कुल सही है, ये तो आपके पास ग्राफ ही बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात आपके पास नहीं है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर बी को जरा चेक कर लेते हैं एक बार, बी को 1 से 2, तो 1 से 2 आपके पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देखिए टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मतलब सही है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये 1 से 2 बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 2 से 3 जाइए आप, टेम्परेचर आपके पास डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर आपके पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर अगर आपके पास डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, सही बात है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ठीक है बिल्कुल। सी वाले ऑप्शन पे आइए जरा, एच वर्सेस एस ग्राफ आपके पास दिया है, 1 से 2 देखिए, एच इज ऑलवेज कांस्टेंट, यहां पर आपके पास एच कांस्टेंट है, अगर आपके पास एच कांस्टेंट है तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ठीक बात है, टी कांस्टेंट एच कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 देखिए, 2 से 3 में आपके पास एस कांस्टेंट है, लेकिन आपके पास एस आपके पास कांस्टेंट है, लेकिन आपके पास एच बढ़ रहा है, एच बढ़ेगा नहीं आपके पास, ये तो आपके पास उल्टा दिया हुआ है कहीं ना कहीं। आपके पास एक ग्राफ ऐसे आ सकता था कि 1 से 2 आपके पास ऐसा दिया हो और उसके पास 2 से 3 आपके पास कुछ ऐसा दिया हो आपके पास, इसका मतलब ये आपके पास ग्राफ बिल्कुल गलत है। लास्ट वाले को देख लीजिए, 1 से 2 टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है, मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ठीक है। 2 से 3 देखिए आपके पास, 2 से 3 में आपके पास एस कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, डेल्टा एच भी डिक्रीज करेगा, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की कंडीशन है। तो आपके पास ए बी और डी, ये ग्राफ, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था आपके पास, ग्राफिकल क्वेश्चन था, ए बी और डी इसके करेक्ट आंसर आएंगे इस क्वेश्चन के, अहमदाबाद, बॉम्बे और दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, which the correct statements related to the metal extraction processes is are। metal extraction processes से related कौन से correct statement है? पहला statement देखिएगा,
अ मिक्सचर ऑफ पीबीएस एंड पीबीओ अंडरगोज सेल्फ रिडक्शन टू प्रोड्यूस पीबी प्लस SO2। जरा देख लेते हैं इसके अंदर क्या सल्फाइड है। ये तो हम क्लास में ही कवर करते हैं, सल्फाइड और सेल्फ रिडक्शन करने में कैपेबल होते हैं। सल्फाइड ओर्स बिल्कुल होते हैं। सेल्फ रिडक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा, सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा सल्फाइड ओर्स का, बिल्कुल सही है। सल्फाइड ओर्स में सेल्फ रिडक्शन पाया जाता है, होता है इनका, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट वन देखिए, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट मतलब CuFeS2, जिससे आप कॉपर मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। सिलिका इज एडेड टू प्रोड्यूस कॉपर सिलिकेट। सिलिका मिलाते हैं, SiO2 मिलाते हैं आप, ये आपके पास एसिडिक, आपके पास वो हो गया, ये आपके पास एसिडिक फ्लक्स हो गया, ठीक है ना। और इसको आप ऐड करते हैं टू प्रोड्यूस कॉपर सिलिकेट। कॉपर सिलिकेट के लिए थोड़ी ना करते हैं, इसको तो इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए करते हैं। ये एसिडिक है तो बेसिक इंप्योरिटी किसकी होती है? बेसिक इंप्योरिटी आयरन की होती है, FeO होता है, उसको हमें हटाना है क्योंकि हमें कॉपर मेटल निकालना है। तो आयरन का सिलिकेट बनेगा ना, FeSiO3 बनेगा, कॉपर सिलिकेट थोड़ी ना बनेगा। ये तो फॉल्स है भाई, सिंपल सी बात है, इंप्योरिटी को हटाने के लिए ऐड करते हैं SiO2 को। नेक्स्ट वन देखिए, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड और टू कॉपर ऑफ कॉपर बाय रोस्टिंग। ठीक है, बिल्कुल सही है, रोस्टिंग से ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन तो याद कीजिए, कॉपर सल्फाइड है, सल्फाइड का सेल्फ रिडक्शन होता है, ब्लिस्टर कॉपर बन जाएगा, बिल्कुल सही है। ब्लिस्टर कॉपर का मतलब होता है फफोलेदार कॉपर, उसकी सरफेस पर बहुत सारे फफोले मतलब बबल्स टाइप के बन जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा। इन द साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस किसके लिए होता है? सिल्वर और गोल्ड, खासकर इनके एक्सट्रैक्शन के लिए क्या रहता है? जिंक को ऐड करते हैं और प्योर मेटल गोल्ड और सिल्वर का बाहर हो जाता है, जिंक कॉम्प्लेक्सेशन कर लेता है। जिंक पाउडर इज यूटिलाइज्ड टू प्रेसिपिटेट द गोल्ड फ्रॉम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। गोल्ड का कॉम्प्लेक्स दिया साइनाइड के साथ, Ag को डालोगे, गोल्ड बाहर, Ag कॉम्प्लेक्स सॉरी जिंक कॉम्प्लेक्सेशन कर लेगा। सिल्वर और गोल्ड दोनों के लिए जिंक मिलाते हैं, बिल्कुल ट्रू है, बहुत सही है। मतलब आपके पास तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, A, C, D। इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ सोच समझकर आंसर देना होता है, नहीं तो गलती होने के चांसेस होती है। और साथ साथ पार्शियल मार्किंग भी होती है क्योंकि आपके पास MCQ है, तो इसीलिए थोड़ा सा समझदारी से आंसर देना चाहिए था आपको इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था MCQ में, और इस बार मैंने पेपर के ट्रेंड में देखा कि MCQs खासकर आपके पास जो आए थे उसमें मेजरली आंसर आपके पास करेक्ट थे, आपको बहुत सोच के उसका आंसर देना था। MCQs में ऐसा नहीं था कि देखो इसके पिछले वाले में भी, उसके पिछले वाले में भी ज्यादातर आंसर सही हैं, तो थोड़ा सोच के हमें आंसर देना था। अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ S व्हिच गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है, डाइल्यूट NaOH के साथ व्हाइट PPT देगा और डाइल्यूट HCl के साथ भी व्हाइट PPT देगा। रूम टेम्परेचर के ऊपर कौन सा होगा चेक किया जाए। इस क्वेश्चन को भी चेक करते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास पहला आपके पास ऑप्शन क्या है? लेड नाइट्रेट और आपके पास जिंक नाइट्रेट। आप जानते हैं लेड नाइट्रेट आपके पास NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और लेड का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो आपके पास व्हाइट कलर का PPT होता है। जिंक भी सेम काम करता है, इसका मतलब यहां पर काम हो जाएगा। दूसरा देखिए, आपके पास अगेन आपके पास लेड आ गया, लेड आपके पास NaOH से व्हाइट PPT देता है, बहुत बढ़िया। बिस्मथ भी व्हाइट PPT देता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपके पास तीसरा ऑप्शन आ गया सिल्वर का, सिल्वर और बिस्मथ आ गया आपके पास। सिल्वर भी NaOH का रिएक्शन करके AgOH देता है, इसका भी व्हाइट कलर का PPT होता है, बिस्मथ भी व्हाइट देता है, सही है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपके पास लेड और मरकरी आ गया आपके पास। मरकरी की अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास HgO बनेगा, जिसका येलोविश PPT होता है, व्हाइट नहीं होता है। इसका मतलब ABC इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ABC विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके पास आ गया न्यूमेरिकल आंसर टाइप। यहां पर आपको आंसर सिर्फ इंटीजर में लिखना था, डेसिमल में अलाउड नहीं था। नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स which may be formed on monobromination of 1-methyl-cyclohexaene। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यूजिंग Br2 और लाइट मोनोब्रोमिनेशन करना है आपको और सारे आपको आइसोमर बताने हैं, पॉसिबल आइसोमर्स। एक एक करके चेक कीजिए। रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो पॉसिबल रेडिकल क्या क्या हो सकते हैं हम जरा बना लेते हैं। एलाइलिक पोजीशन पे एक रेडिकल यहां पर आ जाएगा, एक रेडिकल यहां पर आ जाएगा B, एक रेडिकल यहां पर आ सकता है C, ठीक है जी। और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, 3 रेडिकल ये हो गए। उसके बाद आपके पास कहां का रेडिकल और आ सकता है बताइए मुझे। एक रेडिकल आपके पास यहां आ सकता है, ये हो गया आपके पास D,
और आपके पास एक रेडिकल आपके पास आ सकता है इस पोजीशन पे E। तो पहले पॉसिबल रेडिकल बना लो, ठीक है। अब रेडिकल है तो यहां पर रेजोनेंस भी होगा। अगर रेजोनेंस होगा तो देख लीजिएगा जरा रेजोनेंस कैसे करना है आपको। रेजोनेंस करेंगे, यहां डबल बॉन्ड, यहां रेडिकल आ गया ABCDE, ये हो गया आपके पास F। यहां पर देखिएगा जरा, यहां पर अगर आप रेजोनेंस करते हैं तो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां रेडिकल और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यह हो जाएगा आपके पास G। यहां पर भी रेजोनेंस करके देख लीजिए आप, ठीक है। रेजोनेंस आपने कर दिया, यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां पर टर्शरी पोजीशन पे आपके पास रेडिकल आ गया, ठीक है, H। और यहां पर कहीं रेजोनेंस हो नहीं सकता, इन दोनों के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता। आप चेक करते हैं कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ए में यहां पर तो कायरल सेंटर है ही नहीं, एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहा है। बी में ध्यान से देखिए, यहां पर कायरल सेंटर बन रहा है, यहां पर BR आ जाएगा ना, तो कायरल सेंटर बन रहा है, कायरल सेंटर बन रहा है। चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए, एक BR एक H, इधर अलग, दो बन जाएंगे। इसमें भी कायरल सेंटर बन रहा है, दो बन जाएंगे। अच्छा, जरा F, B और G में कुछ कंपैरिजन कीजिए, ध्यान से देखिएगा। डबल बॉन्ड पे मिथाइल, उसके बगल में रेडिकल, डबल बॉन्ड पे मिथाइल, उसके बगल में रेडिकल। क्या B और G एक ही जैसे हैं? B और G एक ही जैसे हैं, आइडेंटिकल है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिकल बन गया, यहां पर आइडेंटिकल बन रहा है रेजोनेंस के बाद, इसीलिए यहां पर देखिएगा रेडिकल इधर अलग, रेडिकल पे BR आएगा, इस तरफ सब जगह अलग, दो बन जाएंगे। कायरल सेंटर आ गया आपके पास। यहां पर देखिएगा रेडिकल आ रहा है, इस तरफ अलग, BR H अलग, कायरल सेंटर आ रहा है। काउंट करते चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया आपके पास। यहां पर देखिए BR लगाओगे आप, कायरल सेंटर आएगा 10 11, और यहां पर भी कायरल सेंटर आएगा 12 13। मतलब आपके पास टोटल आइसोमर इसके अंदर आ जाएंगे 13। 13 विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने आपको सारे बना के दिखा दिए, और यहां पर मैंने इसको कट क्यों किया, क्योंकि रेजोनेंस के बाद जो बन रहा था वो यही बन रहा था, एक ही नाम आ रहा था, आइडेंटिकल था, इसीलिए आपके पास एक ही को काउंट किया। बाकी केसेस में ऐसा नहीं था। 13 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द रिएक्शन गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन द मेजर प्रोडक्ट P इज। आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं P के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मिस्टेक्स होने वाला क्वेश्चन था ये वाला, मैं बिल्कुल कहूंगा। इसको चेक करते हैं। ओजोनोलिसिस किया मैंने, सिंपल ट्रिक क्या थी, डबल बॉन्ड को हटाइए, डबल बॉन्ड O लगाइए। तो ओजोनोलिसिस करने के बाद हम लोगों ने बना लिया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हटाया, डबल बॉन्ड O लगाया, उसकी रिएक्शन करवा दी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। याद कीजिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन होती है। सिंपल ट्रिक क्या होती है, नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन को हटाइए, यहां से डबल बॉन्ड O को हटाइए और डबल बॉन्ड N का फॉर्मेशन कर लीजिए। हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या बनता है, ऑक्साइम फॉर्मेशन होता है। तो मैं ऑक्साइम बना दूं, आपके पास ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑक्साइम का मतलब हो गया डबल बॉन्ड NOH। अरे यार, यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन H2O बाहर, यहां पर भी आ जाएगा डबल बॉन्ड NOH, यहां पर भी आ जाएगा डबल बॉन्ड NOH, और यहां पर भी आ जाएगा डबल बॉन्ड NOH। क्या बन गया, ऑक्साइम बन गया। अल्टीमेटली ऑक्साइम बन गया, चारों जगह पर ऑक्साइम बन गया। अब आपको ये P बन गया, और इस P के अंदर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने, सारे एटम्स। तो कार्बन का sp2 डबल बॉन्ड वाला, तो 4 कार्बन हो गए, डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन हो गए। लोग इसका आंसर 8 कर देंगे, लेकिन देखो ध्यान से, ऑक्साइम में ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, डबल सिंगल लोन पेयर। सब जगह पर ऐसे ही होगा, डबल सिंगल लोन पेयर, कॉन्जुगेशन के कारण इस पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड के कारण इस ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। 4 4 4 मतलब 12 एटम्स आपके पास sp2 वाले हैं। तो इसका राइट आंसर आपके पास कितना होगा, 12 होने वाला है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इस बार मैं इतना तो जरूर बोलूंगा कि जो बाद में आपके पास NAT था ना पेपर 1 में, वो फिर भी आप कर सकते थे, उसमें ज्यादा टफ कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, तो कर सकते हो आप। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ दिस। कई लोगों ने इसका आंसर 2 कर दिया, उसने पॉसिबल आइसोमर्स पूछा है, टोटल पूछा है। तो टोटल पॉसिबल आइसोमर्स का मतलब इसके आइसोमर्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको GI लिखना है, और भी हो सकते हैं, लिंकेज, आयनाइजेशन, कुछ भी कर लो। तो आपके पास ये दिया हुआ है PTNS3 का होल 4 Cl2, और आपके पास दिया है Br2, ठीक है। टोटल आइसोमर्स का मतलब कुछ भी कर लो,
तो ये Cl2 वाली पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2 बनाऊं मैं इसका, आयनाइजेशन आइसोमर बनाना आता है, ये आयंस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर, तो बन जाएगा दूसरा आयनाइजेशन आइसोमर Br2 आ गया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आयनाइजेशन की, आपके पास तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है आयनाइजेशन की, एक Br आ जाए, एक Cl आ जाए और बाहर भी आ जाए Br और Cl। बहुत बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे Br Cl की पोजीशन बदल दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीन पॉसिबिलिटी है, तीनों के तीनों क्या है इसके आयनाइजेशन आइसोमर हो गए, ये हो गए इसके आयनाइजेशन आइसोमर। तो उसने टोटल आइसोमर्स ही पूछा है, हम वही करेंगे। अब ये आयनाइजेशन आइसोमर्स हो गए, याद करो A B2 C2 हो या आपके पास मेटल के साथ क्या हो, मेटल के साथ A2 हो और BC हो। याद कीजिए, याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहां पर भी GI बन जाएंगे। पॉसिबिलिटी आपके पास अच्छा 4 है ना, 4 MA4, बहुत बढ़िया। यहां पर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, यहां पर आपके पास 2 GI बनेंगे सिस ट्रांस, यहां पर भी वही पॉसिबिलिटी है A4 B2, यहां पर भी आपके पास 2 GI बनेंगे, हमने क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ है। A4 BC बात तो एक ही है, यहां पर भी 2 GI बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनेंगे लिंकेज के अलावा, आयनाइजेशन के अलावा, सॉरी। तो आपके पास 3 आयनाइजेशन की पॉसिबिलिटी बना दी आपने, हर किसी में 2-2 GI आ रहे हैं, मतलब आपके पास अल्टीमेटली 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गए। कितने आ गए आपके पास, 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गए। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा पेपर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। इस प्रकार से ये था आपका पेपर नंबर 1 JEE एडवांस केमिस्ट्री का। आई होप आप सभी लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और इस वीडियो से, सॉल्यूशन वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड लक।